जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। क्या हाल, कैसे हैं सभी लोग? आई होप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे बच्चों। आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी एंड करंट अफेयर्स की क्लास में सभी बच्चों का वेलकम है, स्वागत है ना। तो आइए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने कल आई थिंक 20 प्रश्नों को देखा हुआ था। तो बच्चों कल जो था वो एक्चुअली ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लाइव हो गया था, तो 20 सवाल ही देख पाए थे, तो उसमें ज्यादा चर्चा नहीं हुआ था। पीडीएफ का क्या मामला है? पीडीएफ क्या हुआ, कल अपलोड नहीं हुआ क्या? क्लास का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ या फिर जनवरी माह का प्रिंटेबल पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है? एक बार चेक कर लो। हाँ, अगर नहीं होगा तो उसे अपलोड कर दीजिएगा। भैया आवाज ओके, ऑलराइट। तो बच्चों अगर पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, वो जो है अपलोड कर देंगे, आप चिंतित मत होना। बिल्कुल। तो आइए बच्चे, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों का जो करंट अफेयर्स में यहाँ पे देखने वाले हैं वो है जनवरी माह का। किस मंथ का है बच्चों? ये जनवरी 2025 का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और आप सभी बच्चों को ज्ञात है कि जनवरी में हम लोगों ने अभी 20 प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट किया था। 20 क्वेश्चन जो है वो हमारा इसमें कंप्लीट था। तो उसको लेकर के जो बच्चों लोग यहाँ पे चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात है कि जीवन में महानता सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। व्यक्ति की महानता इस बात में है कि वो जितनी बार गिरता है वो हर बार उठ खड़ा होता है। आप जीवन में गिरते हो, हर कोई गिरता है। जितने दुनिया में लोगों को आप सफल देखते हो पहले असफल हुए और फिर अपनी असफलता के बाद फिर वो उठ खड़े हुए और जाकर के सफल हुए। तो बच्चों हम लोगों ने जो कल पढ़ा था एक बार उसी को आप जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिवाइज कर लेना मेरे साथ, फिर हम लोग नए सवालों पर आएंगे। इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आप हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो राइट आंसर क्या था इसमें? डॉक्टर वी नारायणन। नाम क्या था इनका? डॉक्टर वी नारायणन। अगला सवाल था कि राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहां हुआ जहां पर ओम बिरला भी भाग लेने के लिए गए थे? तो जो 27वीं नंबर की बैठक थी, 27वें नंबर का बैठक कहां था? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। उसके बाद है कि इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहां हुआ था? मैंने आपको बोला था इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा, ग्रेटर नोएडा होगा। कहां पर हुआ था इसमें? ग्रेटर नोएडा। आपको ध्यान आ रहा है सभी बच्चों को? ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ये आपको मैंने बताया था। बिल्कुल। तो नेक्स्ट फिर से हमारे सामने प्रश्न था, विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का फुल मेंबर यानी कि पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो जो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य कौन बना है एक बार आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी है। अभी कोई भी परीक्षा देने जाइएगा तो ये सवाल आपसे निश्चित तौर पे पूछेगा कि बताओ कौन सा देश जो है वो ब्रिक्स का नया सदस्य है। तो ब्रिक्स का नया सदस्य क्या बोलेंगे बच्चों लोग यहाँ पे? ब्रिक्स का नया सदस्य है इंडोनेशिया। ब्रिक्स का नया सदस्य कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। ब्रिक्स का नया सदस्य कौन है? इंडोनेशिया। और ब्रिक्स जब कहते हैं तो आपको हमने बहुत विस्तार से समझाया था कि ब्रिक्स जो है वो अलग अलग जो है देशों का समूह है जिसमें भारत भी शामिल है। और अभी एक नया सदस्य यहाँ पे जुड़ गया है, वो है इंडोनेशिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई समस्या नहीं है बच्चों। नेक्स्ट था कि भारत में कौन सी कंपनी 3 अरब डॉलर निवेश करेगी? जल्दी से बताइएगा। 3 अरब डॉलर का निवेश कौन करेगा एआई के क्षेत्र में? माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किस प्रावधान को लागू करने का निर्देश केंद्र ने राज्यों को दिया है? बच्चों 479 कौन सा था इसमें? 479। ये वही धारा है जिसमें जो कैदी हैं, जो जेल में लोग बंद हैं, उनकी सजा को जो है कम करने संबंधित प्रावधान था। तो ये बातें क्लियर रहेगा। आगे फिर हमने चर्चा किया था भारत पोल पोर्टल के बारे में। इसमें एक ही सेंटेंस गलत था, वो है नरेंद्र मोदी। यहाँ पे होना चाहिए था अमित शाह। क्या होना चाहिए था इसमें? अमित शाह यहाँ पे होना चाहिए था सही। दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही था, तो हम लोगों ने इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा दिया था। याद है? ये भी हो गया है। तो भारत सरकार के दो नई वीजा, ई स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा किसने लॉन्च किया? तो जो वीजा का जो मामला है ये गृह मंत्रालय देखता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पंचायत से संसद कार्यक्रम के बारे में बताइए। जो पंचायत से संसद कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया था या ओम बिरला ने उद्घाटन किया था? सही उत्तर क्या बताइएगा आप लोग? तो राइट आंसर इसमें था हम लोगों का ओम बिरला। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 20 राज्यों से लगभग 500 महिला प्रतिनिधि शामिल हुई। यहाँ भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां से हुआ है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओगे। तो जैसे ही जैविक कहते हैं तो जैविक राज्य कौन सा हमारा है? सिक्किम है, तो वहीं पे ये मत्स्य पालन क्लस्टर है। पीएलआई योजना के बारे में यहाँ पे था भारी उद्योग मंत्री और 5 श्रेणी में है। पहली योजना 2021 में 6322 करोड़ का। तो राइट आंसर क्या था इसमें? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में गलत मिलान को पहचानो। बच्चों यहाँ पे गलत ही गलत है क्योंकि सभी मिलान जो है वो सही है। आगे सवाल था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया भारत को हराकर। ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी 1996-97 में। कुल लंबाई है 1000 किलोमीटर। मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। तो भारत दुनिया में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में तीसरे नंबर पे है। चाइना, यूएसए और भारत अब तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग भारत पाक के बीच में काउंसिल एक्सेस वार्ता के अंतर्गत 1 जनवरी और एक और कौन सी तारीख है जिस दिन कैदियों और परमाणु हथियारों के प्रतिष्ठानों की सूची साझा होती है? तो 2 तारीख था, 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो भारत और पाकिस्तान क्या करते हैं? एक दूसरे को जो है लिस्ट साझा करते हैं, एक दूसरे को जो है कितने आपके पास परमाणु हथियार हैं उसकी लिस्ट को और साथ ही साथ कितने कैदी बंधे उसकी सूची को साझा करते हैं। नेक्स्ट था अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? जो साई प्रांजपे को मिला है। किसको मिला था? साई प्रांजपे को। हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि ये जो साई प्रांजपे है ये महिला लेखिका है और साथ ही साथ जो बच्चों निर्देशक भी है, डायरेक्टर भी है। अगला सवाल है कि हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई ने 2025 को एआई का वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन नंबर सी। विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? बच्चों ये खूब एग्जाम में पूछा गया, पिछले दिनों जितनी परीक्षा हुई है। उसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। गृह मंत्रालय नहीं होना चाहिए बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्रालय होना चाहिए। 2002 नहीं 2003 में शुरू हुआ था। 2-3 दोनों स्टेटमेंट गलत था, इसमें केवल हम लोगों का एक सही था। याद है? उसके बाद ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इसके बारे में आपसे पूछा गया था, उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने नहीं किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो पहला स्टेटमेंट गलत, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही था। तो बोथ आर करेक्ट, 2 एंड 3 आर करेक्ट। अब आप लोगों को देखिए एक चीज ध्यान से सुनिएगा। जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न आपको मैंने कल बताया था कि ये प्रश्न जो है डायरेक्ट यूपीएससी के अंदर पूछा गया है। यूपीएससी की परीक्षा पीएफओ का हुआ, उसमें प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है। तो प्रश्नों अभी जितना हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ना, चूंकि जनवरी माह का है तो ज्यादातर ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में ऑलरेडी आ चुका है। और ये प्रश्न जो है बच्चों आज नहीं हम बनाए, ये आपको जनवरी में ही बनाए हुए हैं। ऐसा कोई भी बच्चा गलती ना करे कि सर अभी बाद में बनाएंगे, नहीं, ये आज नहीं बनाया बच्चों, बहुत पहले जो है बना हुआ है। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हो आप लोग? प्रश्न संख्या 21 से, ठीक है? प्रश्न संख्या 21 से जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या 21 से जो है वो आज का क्लास आपका स्टार्ट होगा। पहला सवाल कि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में नौ और आर्मी का शुभारंभ किया है। वो जो ये सारी बातें सही है, बेसिकली ऑप्शन सेट करने में गलती हुआ है मेरे से, ठीक है? तो पूछा जाता कि कहाँ पे इसका शुभारंभ हुआ है, तो कहाँ शुभारंभ हुआ था मुझे बताना था। इसका शुभारंभ हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे बच्चों? तेलंगाना में। ऊपर में हमने लिख दिया है, पूरा मैटर ही लिख दिया है, ठीक है? और ये नौ और आर्मी क्या होता है? नौ और आर्मी का मतलब है अपनी सेना को जानो, अपनी सेना को जानो। तो अपनी सेना को जानो इसका मतलब हुआ कि जो सैन्य प्रकाष्ठा है, जो हमारी सेना की जो प्रकाष्ठा है, जो सेना की महानता है, जो सेना ने आज तक लड़ाइयां लड़ी है, जो देश को विजय दिलाया है, उसके बारे में पूरी चर्चाएं होंगी, उसके बारे में पूरी जानकारी होंगी, ठीक है? तो ये सारी बातें याद रखेंगे। सेम प्रश्न यहाँ पे भी रिपीट हो गया था कि नौ और आर्मी अपनी सेना को जाने, ये कहाँ आयोजित हुआ? जैसे अभी चर्चा की हम लोग, हैदराबाद में हुआ, तेलंगाना में।
ठीक है, ये चर्चा दोनों प्रश्न एक ही है, दोनों प्रश्न जो एक ही है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार आंकड़ों के अनुसार पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण गरीबी 25.7% से घटकर 4.86% हो गया और शहरी गरीबी 13.7% से घटकर कितना, तो जो शहरी गरीबी जो है ये 13.7% से घटकर हो गया है 4.09%। कितना हो गया है 4.09%। बिल्कुल सर, नोट्स बनाना पड़ेगा। बताइए, देखिए आप एक बात समझो, अभी जो है जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया है ना, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिला हुआ है, तो प्रिंटेबल पीडीएफ के साथ साथ जो भी क्लास में चर्चाएं होती है उसको ना साथ में लिखते चले जाइए। अपने पास कॉपी होता है ना, आप अपने पास कॉपी रखते हो, नोटबुक जिसको कहते हैं, या फिर अगर आपके पास A4 साइज का व्हाइट पेपर रहता है तो क्वेश्चन का नंबर लिख करके उसमें अपने हाथ से लिखते चले जाइए जितनी बातें बताते हैं। तो क्या होगा कि आपको जब रेगुलर आप लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत डेप्थ हो जाएगा, बहुत अच्छे से चीजें याद होगी, भूलोगे आप नहीं। हाँ, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा बच्चे। पीडीएफ जो है ना, कल क्लास पीडीएफ का ही बात कर रहे हैं ना, पीडीएफ जो अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। मैं मुझे भी एक्चुअली नहीं पता, आप कमेंट करें, मुझे समझ में आ रहा है। तो बच्चे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, स्टॉप। अब एक ही कमेंट को बार-बार मत करो। पीडीएफ हमने कहा कि अपलोड हो जाएगा, अभी मुझे नहीं पता, मुझे अपलोड हो गया होगा, तो अभी जस्ट वो पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा थोड़ी देर में। कल वाला भी पीडीएफ डल जाएगा, अभी वाला भी, ठीक है। कल का पीडीएफ और अभी का पीडीएफ भी डल जाएगा। प्रिंटेबल पीडीएफ पहले से गया हुआ है, देखो तो बैच में प्रिंटेबल पीडीएफ जो है वो पहले से ही डाला हुआ है। प्रिंटेबल पीडीएफ है जिसको आप जाकर के प्रिंट आउट लेकर के आ जाइएगा घर पे जेरॉक्स दुकान में जाके। प्रिंट पीडीएफ के साथ आंसर भी दे दीजिए सर। सॉरी टू से बट मैं आज तक के इतिहास में जितने दिनों से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, मैंने आज तक ना आंसर की मैं खुद यूज करता हूँ ना मैं आपको करने दूंगा। मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसका कोई आंसर की मेरे पास खुद नहीं है, आंसर की ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर की नहीं दे सकता हूँ, सॉरी। आपको क्लास ही करना होगा, उसको पढ़ना होगा। चलिए तो हम अपनी क्लास को बच्चों आगे बढ़ाते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न क्या ध्यान से देखो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? बच्चों पद्म विभूषण भारत का दूसरा, सेकंड जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला तो भारत रत्न है, ये हो गया दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो पूछा जा रहा है कि इन्हें किस वर्ष ये सम्मान दिया गया? तो बच्चों इन्हें यह सम्मान दिया गया था 1992 में। कब दिया गया है? 1992 में। 1975 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री, ये सवाल क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हाल ही में उनका डेथ हो गया है, निधन हो गया है। तो पद्म विभूषण याद रखोगे 1992 में। कब दिया गया था बच्चों? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? बच्चों राष्ट्रीय बाल विज्ञान का शुभारंभ हुआ है भोपाल में। ये जो शुभारंभ हुआ इसमें 2000 प्लस बाल वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया है। बाल वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया है और इसमें जो उद्घाटन किया गया है, पूछा जाएगा कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो बच्चों ये जो कार्यक्रम था इसका उद्घाटन किया गया है सीएम मोहन यादव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो सीएम मोहन यादव के द्वारा। कौन है बच्चों? ये एमपी, मध्य प्रदेश के सीएम। तो भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। बाल विज्ञान कांग्रेस, किसका नाम है बच्चों? बाल विज्ञान कांग्रेस 31वीं जो है वो आयोजन था। अगला प्रश्न कि सरकार किस उद्देश्य के लिए उन्नत पोर्टल बैंक नेट का शुभारंभ कर रही है? तो बच्चों सरकार जो है वो संपत्तियों की ई नीलामी के लिए इसके लिए शुरुआत किया गया है कि ई ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज। देखिए आप जब बैंक से कुछ भी लोन इत्यादि लेते हैं तो आप कुछ चीजें वहां पे कोलेटरल के तौर पे, गिरवी के तौर पे रखते हैं, ऐसा ना? आप कुछ चीजें क्या करते हैं? गिरवी के तौर पे रखते हैं। और जब आप फेल हो जाते हो पैसा चुकाने में तो आपको वैसी स्थिति में क्या होता है कि आपको बैंक जो है आपकी संपत्ति को जब्त करती है और जब्त करके क्या है उसको वसूली करती है, उसको नीलाम करती है, उससे पैसा कमाती है और फिर आपके लोन को सेटल करती है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो ये बैंक नेट पोर्टल इसको किसने लॉन्च किया है? तो मुझे बैंक पोर्टल नेट जो है ये सरकार ने इसको जारी किया है, भारत सरकार ने, ताकि जो भी नीलामी होगा उसमें पारदर्शिता आ सके। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के रूप में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और किस देश ने 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है? बच्चों देखो आप पहले इस मामला को समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15। 15 में से 5 होते हैं अस्थायी जो कभी नहीं बदलते और 10 जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये अस्थायी होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ये 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, 2 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 5 देश जो है वो एक साथ अभी चुने गए थे। तो 5 देश में एक हो गया डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और पूछा एक और कौन देश है जो अभी कार्यकाल शुरू किया था? तो सोमालिया। तो इन्होंने कार्यकाल शुरू किया है, किस तारीख से शुरू किया बच्चों? 1 जनवरी 2025 को। यानी कि इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2030 तक इनका कार्यकाल होगा, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो सुनना बच्चों। इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो है आपका पाकिस्तान शामिल है। भारत जो है 8 बार रह चुका है अभी तक। भारत अभी तक कितनी बार रह चुका है? 8 बार रह चुका है। इसमें पाकिस्तान जो है बच्चों वो भी आपका शामिल है। तो देशों का नाम अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अस्थायी सदस्य कौन है? सब तो आप क्लास 6 7 में पढ़े हुए हो। यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये सब क्या है? इसके अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यूनाइटेड नेशंस का विजुअल है। नेक्स्ट है कि एचएमपीवी वायरस के बारे में बताओ। एचएमपीवी वायरस चीन में सांस संबंधित ह्यूमन मेटानोमोरस के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। एचएमपीवी वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई है। चीन में फैल रहे एचएमपीवी वायरस फ्लू या कोविड-19 के जैसा है। ये सारी बातें क्या है? सही है। सारी बातें क्या है? सही है। मतलब पहली बार जो एचएमपीवी वायरस की जो पहचान हुई थी ये नीदरलैंड से हुआ था। एक बात केवल जोड़ दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि एचएमपीवी वायरस जो है ये पहली बार कहां पे इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी? तो नीदरलैंड में। गलती से भी चाइना नहीं टिक मार देना है। कहां पे बोलेंगे? नीदरलैंड है ना। कहां पे बोलेंगे? तो नीदरलैंड। ये बात आपको क्लियर रहेगा। अब ये मामला क्या था वो सुनना। तो आपको ध्यान होगा पिछले दिनों एचएमपीवी वायरस जो था वो बहुत तेजी से फैलने लगा केरल की तरफ। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी किया, राज्यों को एडवाइजरी जारी करके ये सारी बातें जो यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। अरे भाई पीडीएफ का एक ही बात तुम लोग करते हो। पीडीएफ भाई हम बोले ना पीडीएफ हम लेके बैठे हैं, टेक्निकल टीम की गलती है, तुम लोग पढ़ाने क्यों नहीं दे रहे हो? पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तुम लेट से क्लास आए हो, पीडीएफ कर रहे हो। भाई तुमको कितना पीडीएफ चाहिए? पढ़ो पहले क्लास में। पीडीएफ मेरे तरफ से गलती नहीं बाबू, पीडीएफ अपलोड कर देंगे, मैं आपने बोल दिया वो देख लिए लोग। आगे चीजों को देखोगे। नेक्स्ट है देखो ये बहुत जरूरी सवाल है बच्चों। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई। इस संदर्भ में तथ्यों पर विचार करें। पहली जानकारी है कि 1848 में पुणे में सावित्रीबाई और उनके जो पति थे ज्योतिराव, उन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला था। क्या ये बातें सही है? बिल्कुल सत्य है। भारत की पहली महिला शिक्षिका और सामाजिक क्रांति की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले को माना जाता है, ये भी सही है। फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका माना जाता है। ये सारी बातें क्या बच्चों यहाँ पे सही है। राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, सावित्रीबाई फुले। अभी हाल ही में इनके ऊपर जो है बच्चों एक मूवी बनी है, एक सिनेमा बना है और आप सबको ध्यान होगा उसमें पूरी स्ट्रगल बताई गई है। और उस स्ट्रगल को, उस मूवी को मैंने भी देखा और उस मूवी को देखने के बाद मुझे एक ही चीज लगा कि इस धरती पे महिलाओं के लिए सबसे बड़ा उपहार अगर कुछ है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन से बढ़कर कोई उपहार हो ही नहीं सकता। इस मूवी में यह दिखाया गया कि सावित्रीबाई जो फुले हैं उनको ज्योतिराव उनके पति जो है उन्होंने पढ़ाया।
और आज भी बहुत ऐसे पति हैं जो ज्योतिराव की भूमिका में है, अपनी अपनी जो पत्नियां हैं अगर वो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और ये बहुत अच्छे संकेत है परिवार के लिए, समाज के लिए, ये हर कोई आगे बढ़ रहा है। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको उनके जो खास करके शादीशुदा लोग होंगे उनको उनके पति बड़ा मदद करते होंगे, क्योंकि भाई आप ऐसा थोड़ी कि विवाह हो गया तो जीवन समाप्त हो गया, नहीं। अगर अंदर से विल पावर इच्छा है तो निश्चित तौर पर पढ़ाई करना चाहिए। आगे विषय पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों यहाँ पे कि युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा खेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। खेल रत्न पुरस्कार से डी गुकेश को सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो बच्चों इनका संबंध है शतरंज से, चेस प्लेयर है ना डी गुकेश, और उनको जो है अभी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। बच्चों यहाँ पे ना 4 नाम है, चारों नाम को याद रखिएगा। इन सभी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो खेल रत्न पुरस्कार का पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पूरा नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये 4 खिलाड़ी को मिला है। कितने खिलाड़ी को मिला भाई? 4। चारों खिलाड़ी का नाम हम लिख देते हैं, ध्यान से इसका नाम याद रखोगे। जैसे एक नाम आपके स्क्रीन पे मनु भाकर, नाम क्या बच्चों इनका? मनु भाकर। क्षेत्र क्या है? निशानेबाजी। क्षेत्र क्या बोलेंगे? निशानेबाजी से। दूसरा नाम क्या है? डी गुकेश, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, डी गुकेश। संबंध क्या है भाई? शतरंज। उसके बाद है हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत। जो हरमनप्रीत जो है वो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, ये हॉकी हो जाएगा। उसके बाद है प्रवीण कुमार। जो प्रवीण कुमार नाम ही देखो यहाँ लिखा हुआ है, हम केवल लिख देते हैं हाई जंप, हाई जंप, पैरा हाई जंप, ठीक है, पैरा हाई जंप। तो कितने प्लेयर्स को मिला है टोटल? टोटल कितने प्लेयर्स हैं? 4 प्लेयर हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 4 नाम आपको ध्यान रहेगा, चारों नाम याद रख लोगे, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार। तो इन सबके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे बढ़ते हैं। नॉन एकेडमिक बातें मत करना, हाँ, कि कब आएगा एडमिट कार्ड, ये सब बच्चे ये क्लास में बताने की चीज़ है, यूट्यूब पे उस पर लगे हुए कोई ना कोई आपको बता देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रो दी एजेस का लोकार्पण किसने किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसका अनावरण किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा जो इसका अनावरण किया गया है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है वो इसका अनावरण किया गया है। तो राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर जो बच्चों यहाँ पे डी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है पूरा मामला वो सुनिएगा। जो ये जो पुस्तक है, ये जो टाइटल आप देख रहे हो, इस पुस्तक में बताया गया है कि वर्ष 2019 में जब धारा 370 समाप्त हुआ तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में शांति बहाल हुआ है, आतंकी घटनाओं में कमी। तो जब इस तरह के गवर्नमेंट के कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते अगला सवाल है कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 337 मीट्रिक टन जहरीली कचरा हटाया गया। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो ये सभी को ध्यान होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी। एक कंपनी है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। एक फैक्ट्री भोपाल में स्थित थी और भोपाल में स्थित इस फैक्ट्री में बच्चों एक गैस का रिसाव हुआ जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो ये जब इस गैस का रिसाव हुआ, इस गैस का जब रिसाव हुआ तो कई हजार लोगों का डेथ हो गया, निधन हो गया। और उस निधन के बाद अभी हाल ही में क्या हुआ था कि ये जो फैक्ट्री था इसका कचरा को हटाया जा रहा था, इसका कचरा को क्या किया जा रहा था? हटाया जा रहा था। तो इंदौर के आसपास के क्षेत्र में डंप करने की योजना थी। तो लोगों ने क्या किया ना, लोगों ने क्या किया कि उसका विरोध किया था। तो विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने आदेश दिए थे कि कचरे की पहले जांच होनी चाहिए कि जहरीला है या नहीं है, ठीक है। तो उसको लेकर के जो ये बातें यहाँ पे की गई है। तो राइट आंसर क्या है? 1984। जो आगे प्रश्न है कि केंद्र सरकार के अनुसार वस्त्र और परिधान के निर्यात के बारे में कौन सा कथन सही है? जैसे पहला, वस्त्र और परिधान टेक्सटाइल एंड अपैरल ग्लोबल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3.9% का है, सही बात है। भारत दुनिया में 2023 में वस्त्र और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है, 6 नंबर पे आता है, ये भी सही है। पहला नंबर में वस्त्र और परिधान के निर्यात में कौन है? चाइना। दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़ा कौन बेच रहा है? चीन बेच रहा है। भारतीय बाजारों तक भी इसकी बहुत अच्छी पहुंच है। भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान की हिस्सेदारी 2023-24 में 8.21% है। ये तीनों बातें यहाँ पे क्या बच्चों? तीनों बातें यहाँ पे सत्य है। ये तीनों बातें क्या यहाँ पे सही हो जाएगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, वस्त्र उद्योग के बारे में बातें थी। नेक्स्ट है कि नमामि गंगे मिशन में बिहार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण और पुनर्जीवन को एक नई पहल मिली है। तो नमामि गंगे जो योजना है ये भारत सरकार की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब होता है सरकार जिसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती है। तो इस प्रोग्राम में बिहार की एकमात्र नदी को जोड़ा गया है जिसका नाम है फल्गु नदी। तो जब भी फल्गु कहा जाता है आपको ध्यान होगा उत्तरी छोटा नागपुर पठार चतरा झारखंड में पड़ता है, वहां से इसका उद्गम होता है। चतरा झारखंड में वहां से इसका उद्गम होता है। और ये जो फल्गु नदी है बच्चों, फल्गु नदी, ये फल्गु नदी के बारे में जानकारी है कि इसको 2 अन्य नाम से जाना जाता है, लीलाजल के नाम से और साथ ही साथ इसको निरंजना भी कहते हैं, निरंजना भी कहते हैं। तो बिहार में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नमामि गंगे योजना में बिहार का कौन सा नदी जो है वो यहाँ पे हुआ है, किस नदी को शामिल किया गया? तो नमामि गंगे योजना में बिहार की एकमात्र नदी को जोड़ा गया है। नाम क्या है बच्चों उसका? फल्गु नदी। नाम क्या है इसमें? फल्गु नदी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की घोषणा किया है? तो बच्चों इसको जारी रखने की घोषणा किया है 2025-26 तक। ये योजना जो है बेसिकली इसका एक चरण स्टार्ट हुआ था 2021 से लेकर के 25 तक के लिए। तो अभी तो समाप्त हो जाता ना, तो सरकार ने इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया, 2026 तक जो है अभी ये चलेगा। तो फसल बीमा योजना क्या होता है? तो फसल बीमा योजना जो है किसानों को फसलों पर जो है रियायत दरों पे जो है वो बीमा उपलब्ध कराया जाता है। रियायत दर मतलब डिस्काउंटेड रेट पे किसानों को, भाई खेती होता है तो बहुत ही मतलब अनसर्टेन चीज है कृषि में क्या है कि कभी बारिश हुई, कभी फसल खराब हो गया, सूखा पड़ गया, तो किसानों को बड़ा भय होता है, ठीक है। हाँ, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस योजना को जो है कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? अभी 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये हमारे किसान हैं, खास भारत के किसान इतना मुस्कुराते हुए होते नहीं। आपने किसानों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट देखी है? नहीं। तो इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो वो 3 लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत हमारी जो सेना है वो कर रही है, हमारे किसान जो है वो कर रहे हैं, और तीसरा जो है वो कौन है बताओ? क्या शिक्षक होंगे इसमें? क्या शिक्षक होंगे क्या इसमें? बताइए। भाई शिक्षक भी बहुत मेहनत करते हैं देश के लिए। और शिक्षक में बच्चों हम लोग अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, विशेष करके जो स्कूलों में लोग हैं, जो प्राइमरी स्तर पे जो लोग स्कूल में काम करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं वो। हाँ, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे विषय पे आते हैं। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा और भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए 2025 को किस रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो बच्चों रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। आपने जस्ट अभी पढ़ा AI का वर्ष, किसने घोषणा किया था? AICTE ने। ध्यान आ रहा है सभी बच्चों को?
एआईसीटी ने कौन सा वर्ष घोषित किया था? सुधारों का, सॉरी एआई का वर्ष। रक्षा मंत्रालय ने क्या इसको घोषणा किया? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, यानी कि जो इस वर्ष रहेगा 2025 उसमें से सुधार किए जाएंगे। राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? जो भारत का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। जब भी छत्तीसगढ़ कहता हूं बच्चों तो आपको दो बातें याद रखनी। पहला कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यही होता है। और दूसरा जो बच्चों वो ये है कि छत्तीसगढ़ जो है 40%, 40% वन आवरण यहाँ पे है, फॉरेस्ट कवर्ड है, वन आवरण है। और छत्तीसगढ़ ने क्या किया है कि जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसको ग्रीन जीडीपी से जोड़ दिया है। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है बच्चों? एक ऐसा विकास, एक ऐसी गणना जिसमें सतत विकास को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें सस्टेनेबिलिटी को मान्यता दिया जाता है। तो उसको लेकर के जो है ये अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के द्वारा ये किया गया है ना। और छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जल्दी से बताना है, लेट नहीं करना है गाइस। चलो बजा रहे सब कुछ पढ़ोगे सही से, अभी धीरे धीरे जो है आप सबको बहुत अच्छी आदत हो जाएगी ना। नहीं नहीं बाबू ये गलत हो जाएगा। झारखंड कोयला के भंडार में है, हम आपको उत्पादन बोल रहे हैं, उत्पादक हम बोल रहे हैं, ध्यान दो, भंडार नहीं कह रहे हैं। अगर भंडार कहेंगे ना तो झारखंड हो जाएगा, हम भंडार नहीं कह रहे हैं बाबू, क्या लग रहा है कि गलती बोल रहे हैं? भंडार जो है, भंडार में झारखंड, प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़। सर सपोर्टिंग पीडीएफ दे दीजिएगा बच्चे, सपोर्टिंग पीडीएफ आपका अधिकार है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्लास खत्म हुआ, क्लास का पीडीएफ तुरंत अपलोड होगा। अभी ये कल शायद नहीं हो पाया है, कल एक्चुअली क्लासरूम से हो रहा था, तो वो आपको मैंने टेक्निकल टीम को बोल दिया है, वो एनी हाउ इसको करेंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। अब एकदम बेफिक्र होकर के काम करो, पढ़ाई करो। पीडीएफ का हल्ला मचाते हो ना तो बहुत मतलब लगता है कितने बदमाश हो। पीडीएफ क्या ही होता है, पीडीएफ तो मिल ही ना जाएगा जी, कितना पीडीएफ मांगते हो तुम लोग। एक दिन सारा पीडीएफ दे देंगे और उसके बाद अगर एग्जाम नहीं निकाले तो बहुत पिटाई होगा। सर जो आप बोर्ड पे लिखते हैं वहां से भी क्वेश्चन आता है, हम बच्चे जो बोर्ड पे लिखते हैं वहां से भी आएगा, जो बोलते हैं वहां से आएगा, और जो बोलते हैं नहीं आएगा वो जरूर आएगा। बोर्ड पे बोलते हैं ना ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो और आएगा, इसलिए देखना अभी तक हम नहीं बोलते हैं। अभी बीपीएससी ने 4 ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिसको हमने ऐसे क्रॉस लगाया था क्लास में पढ़ाते हुए कि ये नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन नहीं, ऐसा 4 क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। अभी जो 71st बीपीएससी हुआ है ना, 4 क्वेश्चन है, हमारे बच्चे जो होंगे उसमें आपको बता देंगे। 4 प्रश्न ऐसा है जिसको हमने क्रॉस मारा था कि नहीं पूछेगा। अब बीपीएससी बोला अच्छा आप बोले नहीं पूछेगा, यही पूछेंगे। तो अब हम ये सब नहीं करते, बोले सब पढ़ो भाई, सब पढ़ो, चलो हटाओ ये सब। आगे प्रश्न क्या ध्यान से देखोगे बच्चों? बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया के बाद किस देश ने 1 जनवरी से महिलाओं के सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थलों पे हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह से मुंह ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? बच्चों ये प्रतिबंध लगा दिया है स्विट्जरलैंड ने। इसने प्रतिबंध लगाया है स्विट्जरलैंड ने। बच्चों ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये बेसिकली है हिजाब, हिजाब में पूरे सर को कवर किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हो बच्चों ये है बुर्का। तो अभी क्या हुआ है कि स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, इसको प्रतिबंध लगा दिया है। और जब मैं आपको ये बता ही रहा हूं, एक और देश का नाम याद रखोगे, कजाकिस्तान जो है बच्चों उसने भी कर दिया है, जबकि ये मुस्लिम बहुल देश है, 70% जो है मुस्लिम आबादी यहाँ पे, उसने भी अभी जो है इसको बैन कर दिया है। जो मध्य एशियाई देश है ना, सेंट्रल एशिया का जो देश है, तो उसका भी नाम याद रखोगे। अभी कजाकिस्तान में तो मई जून में पढ़ोगे, तो कजाकिस्तान ने भी बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है बच्चों? सुरक्षा दृष्टिकोण से। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा दृष्टिकोण से हम इसको बैन कर रहे हैं। और इसी जगह पे ध्यान से सुनिए, इसी जगह पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भारत में ऐसी मांगे उठती हैं भारत में, तो हाँ भारत में भी इस तरह की मांगे उठती है, लेकिन नहीं, भारत में हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर है 26। और बच्चों भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 26 कहता है कि हर एक धर्म की जो भी मान्यताएं हैं उसको लेकर के जो है हर व्यक्ति को अपने आचरण में लाने का अधिकार है। तो हमारे देश के अंदर क्या है, हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने का कानून बनाया है? बच्चों मृत्यु दंड वहां नहीं होगा, एक ऐसा देश है जहां पे मृत्यु दंड नहीं होगा। एक कानून बनाने वाला देश है जिम्बाब्वे। कौन सा देश है बच्चों? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति हैं एमरसन मनांगवा, तो एमरसन मनांगवा के समय में ऐसी कानून बनी है, भाई सबसे डरना मत, ठीक है। तो मनांगवा ने ऐसा कानून बना दिया है कि जिम्बाब्वे में अब सुप्रीम जो सजा मिलता है डेथ पेनल्टी, वो डेथ पेनल्टी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे विषयों पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि बांग्लादेश और भारत सरकार ने गंगा जल बंटवारा संधि के दायरे में पद्मा और गंगा नदियों के जलस्तर की माप को शुरू कर दिया है। गंगा जल बंटवारा संधि कब हुआ था? तो अभी तक आप पढ़ते थे इंडस वाटर ट्रीटी, अभी तक क्या पढ़ते थे? सिंधु जल संधि, यही ना पढ़ते थे 1960 में। लेकिन आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि गंगा जल बंटवारा भी है। कौन सा बच्चों यहाँ पे? गंगा जल बंटवारा। तो गंगा जल बंटवारा जो है ये किस वर्ष भारत और बांग्लादेश में हुआ है? 1996 में। यानी कि एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि गंगा जल बंटवारा किन देशों के बीच है? तो बच्चों याद रखिएगा कि गंगा जल बंटवारा जो है ये भारत और बांग्लादेश ने 1996 में साइन किया है। क्यों साइन किया गया भाई? इसका क्या पूरा मामला है? तो इसका पूरा मामला है कि हर एक साल क्या होता है, नदी के जल का स्तर को मापा जाता है कि जल का स्तर क्या, फिर उसमें कितना जल बांग्लादेश उपयोग करेगा, कितना भारत करेगा, उसकी यहाँ पे चर्चा होती है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल ने गाची बाउली स्टेडियम हैदराबाद में खेले गए फाइनल में किस टीम को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी के लिए 35वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया? तो बच्चों जीत किसने दर्ज किया है? पश्चिम बंगाल ने। और हराया किसको है? हराया है केरल को। हराया किसको है? केरल को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्टेडियम है इसका नाम भी याद रखना, गाची बाउली स्टेडियम, बहुत फेमस फुटबॉल स्टेडियम है, बहुत सारा टूर्नामेंट होता है। परीक्षा में कई बार इतना सामान्य प्रश्न भी रहता है कि बताओ संतोष ट्रॉफी का संबंध किस क्षेत्र से है, कई बार इतने सामान्य प्रश्न भी रहते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। आगे था कि भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के लिए सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है लुम्बिनी रूपंदेही में? तो बच्चों ये 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? 18वीं संस्करण है। अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण। इसके बीच हो रहा है बच्चों भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। तो 18वां संस्करण है, लुम्बिनी में हो रहा है, रूपंदेही में। तो सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत और नेपाल। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देना, इसको आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे भारत और नेपाल के बारे में अगर बात करेंगे बच्चों, तो भारत और नेपाल जो है वो दोनों तो एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड है। इट्स जस्ट लाइक जैसे सन एंड लाइट, सूर्य और उसका प्रकाश, उसी तरह से कोई लोग भी संबंधित है ना, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। 931 करोड़ रुपए के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, क्या यह स्टेटमेंट सही होगा? सही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 लाख रुपए के साथ सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं, यह स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। नहीं नहीं सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा बच्चों। सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ममता बनर्जी, ठीक है। सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कि भारत की प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम 1,85,854 करोड़ रुपया है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट क्या था? सही था। तो 1 और 3 सही है। यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर लेना, आंसर ऑप्शन नंबर सी को 1 और 3 कर देना, ठीक है। इसको 1 बना दीजिएगा, 3, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये रिपोर्ट किसका बच्चों? ये रिपोर्ट है एडीआर का। एडीआर रिपोर्ट, एडीआर जो बच्चों एक एनजीओ है। एडीआर का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सारी बातें की गई है।
तो यहाँ तक चीजें क्लियर रहेगा ना? ओके, इन्हें पहचानते हो? एन चंद्रबाबू नायडू, यही है भारत के सबसे अमीर अमीर मुख्यमंत्री। पीडीएफ नहीं मिला है, कहाँ पीडीएफ नहीं मिला है? तुम लोग क्या हल्ला करते हो? प्रिंटेबल पीडीएफ हर जगह अपलोड हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो विनम्र निवेदन करते हैं, थोड़ी देर क्लास में शांत रहो, अभी क्लास खत्म होगा तुरंत हम करवा देंगे। एक तो पता नहीं हमारी टीम में जो लोग हैं टेक्निकल वाले, ये कहाँ सोए रहते हैं। बाबू अभी क्लास कर लेना, कर लो, फिर मैं चेक करवा लूंगा, ठीक है? नहीं होगा 2 मिनट का काम है, तुरंत हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगे, पढ़ाने दो मुझे। यहाँ तो क्या करें, क्लास बंद कर दें? 2 मिनट बस समय दो, तुरंत अपलोड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो हम सुन लिए हैं, बार बार एक ही चीज मत लिखो। पीडीएफ पीडीएफ डलवा दे पूरे 15 साल का पीडीएफ एक ही बार। क्या बोले आप लोगों को? अभी सब सोया होगा नोएडा में, लोग को अपलोड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस संस्थान को जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है? तो बच्चों ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है सेल को। किसको दिया गया है? सेल को। सेल बोले तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसको मिला बच्चों? ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ग्रेट प्लेस टू वर्क सबसे अच्छा काम करने का जगह है इंडिया लिमिटेड, ठीक है? ये जो संस्था है बच्चों सेल, आप सबको ज्ञात होगा कि ये जो है एक महारत्ना कंपनी है, महारत्ना कंपनी है। और सेल जो है क्या करता है बच्चों? ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज यूनिट्स है, पीएसयू है, ठीक है? सरकार का उद्यम है। और सेल के बारे में आपको ज्ञात होगा, ये बस 1973 जब इसकी स्थापना हुई है, इसकी स्थापना हुई थी। और सेल का 8 उत्पादन इकाई है, सेल के 8 उत्पादन इकाई है। तो भारत में पूछा जाएगा कि ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसको दिया गया है? तो बच्चों ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसको दिया गया है? ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है सेल कंपनी को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक अस्टम्प्ड किसकी ऑटो बायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? तो जो स्टम्प्ड किसकी आत्मकथा है? सैयद किरमानी की। सभी लोगों का यहाँ पे लिख लेना आत्मकथा। जैसे रवि शास्त्री का आत्मकथा है अ स्टार गेजिंग, इनकी आत्मकथा का नाम है, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश क्या नाम है तो लिख देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है? नाम है ना, इतना तो चलेगा। स्टार गेजिंग, स्टार गेजिंग इनकी आत्मकथा का नाम है रवि शास्त्री का। सुनील गावस्कर का है सनी डेज, सनी डेज। अनिल कुंबले का है वाइड एंगल, वाइड एंगल, ठीक है? और इसी तरह से आपको अगर याद रखना हो सचिन तेंदुलकर का, तो सचिन का क्या था? बहुत फेमस पुस्तक है ये, प्लेइंग इट्स माई वे, प्लेइंग इट्स माई वे। यह है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। तो क्रिकेटर की जो आत्मकथा होती है वो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है? तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। जो प्लेयर्स की आत्मकथा होती है वो अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछेगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे यही है सैयद किरमानी साहब, अभी इनकी नई पुस्तक लॉन्च हुई है, जिस कारण से विकेट कीपर थे, तो विकेट कीपर लोग का भी नाम रखेगा। राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुआ है? 24वीं। बच्चों वनवासी नाम ही लिखा हुआ है, तो इसमें जो ट्राइबल्स होते हैं उनकी खेल होता है। इसमें जो जनजाति है, जनजातियों के खेल इसमें शामिल होते हैं। तो पूछ रहा है कहाँ हुआ है? तो बच्चों ये आयोजन हुआ है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हुआ है? रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता रायपुर छत्तीसगढ़। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना का प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। सही बात है, यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, ये भी सही है। इस परियोजना की लागत 1,85,000 करोड़ है और इसे 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो ये तीनों बातें सही है, राइट? अपना एक चीज केवल जोड़ देना, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब प्रारंभ हुआ है? तो ये मिशन 2023 में प्रारंभ हुआ है, ये जानना बहुत आवश्यक है। अभी हम देख रहे हैं पिछले दिनों बहुत सारा ऐसा सवाल एग्जाम में आया हुआ है जहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल पूछा है कि बताओ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ है? तो बताओगे 2023 में ये मिशन लॉन्च हुआ था। और आप स्क्रीन पे देख रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आंध्र प्रदेश गए हुए हैं, एन चंद्रबाबू नायडू है, और साथ में पवन कल्याण है। हीरो थे ना, पहले भी तो नेता बन गए, डिप्टी सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश हो गए हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो जो पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के 2 विशेष गीत का लोकार्पण किया है। इन गीतों को रतन प्रसन्ना ने गाया है और संगीत संतोष नाहर और रतन प्रसन्ना ने तैयार किया। सही है। दूरदर्शन पर एक थीम गीत चलता है, महाकुंभ है, इस गीत को पद्मश्री कैलाश खेर ने गाया है। तीनों बातें सत्य हैं। आपको ज्ञात है ना कि जनवरी में जो है महाकुंभ का आयोजन हुआ था ना, तो महाकुंभ से संबंधित जो है सभी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, सभी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग आईबीडी, इसको हम लोग कहते हैं आईबीडी का, वही शॉर्ट में लिखा हुआ आईबीडी देखो यहाँ पे, इंडियन जो है यहाँ पे कहाँ लिखा, इंडिया जो है इंडिपेंडेंट बिजनेस डिपार्टमेंट ने इंडिया एआई ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है? ये समझौता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ समझौता हुआ? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ, है ना? इंडिया एआई ने किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी है और अपशिष्ट रिसाइक्लिंग संयंत्र बनाया है? तो बच्चों इसकी आधारशिला कांडला से रखा गया है। कांडला, इसका नाम अभी परिवर्तित हो गया है, अब इसको बोलते हैं दीनदयाल पोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दीनदयाल पोर्ट। और ये जो है दीनदयाल पोर्ट ऑब्वियसली गुजरात में पड़ता है, तो वहां से भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किया गया है और सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी आधारशिला रखी है। देखिए ज्यादातर जो चीजें हैं वो प्रश्न में ही लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें जो है वो देखिएगा प्रश्न में ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ भारत का पहला एआई और ईआई संचालित फैशन पूर्वानुमान मंच विजन नेक्स्ट का उद्घाटन किस संस्था ने किया है? जो विजन नेक्स्ट का उद्घाटन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, इसने किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नाम क्या बच्चों? विजन नेक्स्ट। नाम क्या है? विजन नेक्स्ट। और ये विजन नेक्स्ट क्या है? तो फैशन पूर्वानुमान मंच है, फैशन पूर्वानुमान। तो अगर मंत्री का नाम पूछा जाएगा कि किसने लॉन्च किया है, तो मंत्री का नाम याद रखिएगा गिरिराज सिंह ने। किसने लॉन्च किया इसको? गिरिराज सिंह ने, जो भारत सरकार में वस्त्र मंत्री हैं, वस्त्र जो मंत्री हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देखिए इस धरती पे बच्चों जो कुछ भी है वो सब फैशन के कारण है। जो कुछ भी हम लोग देखते हैं क्या है, सब कुछ फैशन की वजह से है। भाई फैशन, क्या कपड़े पहनने, क्या खाना खाना, किस तरह का हेयर स्टाइल रखना है, तो ये सब कुछ जो है, अरे इसको ब्लॉक करो तो सर स्टॉप कीजिए। क्या होता है स्टॉप कीजिए? भाई तुम भागो क्लास छोड़ करके, पढ़ने वाला है नहीं है, डांस करने जाना क्या कहीं पे डीजे में, पढ़ाई छोड़ के। तो विजन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया जी? लॉन्च किसने किया? निफ्ट दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने। आगे लिखा हुआ है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्य एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने नीरज चोपड़ा ऊपर में लिखा था, बट कंफ्यूज मत होना। इसमें अंजू बॉबी जॉर्ज जो है 9 सदस्य जो ये आयोग है बच्चों, इसमें 6 महिला सदस्य हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब महिला सदस्य अधिक है।
और इसी में जो है वो 3 जो है वो पुरुष सदस्य हैं, 3 जो इसमें पुरुष हैं, ठीक है। बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज, उनको यहाँ पे बनाया गया है, क्लियर है। और अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जीनोम इंडिया परियोजना के पूरा होने की घोषणा किया है और 10,000 भारतीय नागरिकों का जीनोम अनुक्रमण डेटा को जारी किया है, रिलीज किया है। तो सवाल पूछा गया है कि यह योजना किस वर्ष लॉन्च हुआ था, कौन सी योजना बच्चों, जीनोम इंडिया परियोजना। तो जीनोम इंडिया परियोजना लॉन्च हुआ है 2020 में। बेटा भारत में जो बायो इकोनॉमी है उस क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है। पीएम ने जब इसे लॉन्च किया था उसमें बताया कि बायो इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन है, इसकी जो वैल्यू है वो पहले हुआ करता था 2014 में $10 बिलियन का। कितने बिलियन डॉलर का था भाई, $10 बिलियन का। और नाउ इट्स इंक्रीज बाय 2024-25 में ये बढ़ करके हो गया है $150 बिलियन का, ठीक है। और जीनोम अनुक्रमण का डेटा है, किसका डेटा है, जीनोम अनुक्रमण का, जीनोम इंडिया। तो जीनोम अनुक्रमण का डेटा क्या बेसिकली बताता है, ये बताता है कि इंडिया में जो जेनेटिक डिजीज है, जो जेनेटिक डिजीज होते हैं, जो उसको लेकर के अनुसंधान के लिए एक डेटा जो है हमारे पास तैयार हुआ है, पहले इस तरह का डेटा था ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट में 2024 में भारत की वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान है और 2025 में भारत की वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान है। तो बच्चों 2025 में भारत का वृद्धि दर जो संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है, यूनाइटेड नेशंस ने, उसके अनुसार 6.6% रहने का है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कोयला एवं खनन खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय खान नियोजन डिजाइन संस्थान CMPDI, शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है CMPDI, इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखा हुआ है, में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया है। CMPDI है कहाँ पे बच्चों, CMPDI रांची में स्थित है और CMPDI जो है बेसिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। ये भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो अभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा कि बताओ 5G यूज केस टेस्ट लैब कहाँ बना है, तो बोलोगे CMPDI कहाँ पड़ता है, रांची में। उद्घाटन किसने किया है, श्री जी किशन रेड्डी ने। आगे प्रश्न होगा कि एरो इंडिया 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। बच्चों एरो इंडिया ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, इसमें एयरफोर्स अपने हथियारों का प्रदर्शन करती है। तो इसमें पूछ रहा सबसे बड़ा जो है इसके बारे में। तो बच्चों एयर शो एरो इंडिया जो है ये इसका 15वां संस्करण है। एरो इंडिया इसका कौन सा एडिशन का आयोजन हुआ, 15 नंबर का, सही बात है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, ये बेंगलुरु में एलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित होता है। एलहंका वायु सेना स्टेशन बेंगलुरु, यह बस याद रखोगे, कई बार पूछा गया है। इस वर्ष का थीम है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो ये भी बातें क्या है, सत्य है। इसमें बच्चे केवल एक चीज ये जोड़ लेना, इसका उद्घाटन किसने किया है। तो यहाँ पे लिख लेना, इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री ने किया था। मोदी जी मत टिक मार देना, गलती हो जाएगा। ये जो एयर शो का आयोजन हुआ था ना, ये एयर शो का उद्घाटन किसने किया, रक्षा मंत्री ने। किसने किया था, रक्षा मंत्री ने। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे जिस एग्जाम में आप जा रहे हो, देखिएगा हर साल ये प्रश्न पूछता है, हर वर्ष ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला सवाल बच्चों, द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो रिपोर्ट है ये हम लोग जनवरी का पढ़ रहे हैं। कब का पढ़ रहे हैं, जनवरी का, जनवरी 2025। लेकिन बच्चों अभी ना इसका लेटेस्ट रिपोर्ट आ गया है, अभी इसका अगस्त में नया रिपोर्ट आ गया है। तो हम क्या करें, नया वाला पढ़ा दें। अभी बीपीएससी में 4 क्वेश्चन नया पढ़ा है, पूछ दिया पुराना, तो नया ही पढ़ना होगा इसको, ठीक है। तो अगस्त वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है कि भारत जो है वो अब 59 देशों में बिना वीजा का यात्रा कर सकते हैं, थोड़ा करेक्ट कर लेना, 59 देशों में बिना वीजा का यात्रा कर सकते हैं। और भारत जो है वो 85वें स्थान पे नहीं है, भारत जो है 77वें स्थान पे आ गया है। भारत दुनिया में पासपोर्ट के पावर के मामले में किस नंबर पे आ गया बच्चों, 77 नंबर पे। यानी कि भारत का वीजा जिसके पास भी है, भारत का वीजा जिसके पास भी है, वो आप कहीं भारत का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो एनी टाइम आप 59 कंट्रीज में 59 देशों में कभी भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो चल दोनों याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ चूंकि इसको करता हूँ। तो अभी नया वाला कितना देश हो गया, 59 देश, नया वाला रैंक कितना है, 77, ठीक है। ये वाला सही होगा 59 77। तो इसमें अब हम इसमें टिक नहीं मारेंगे। जापान लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे शक्तिशाली सूची में शीर्ष नंबर पे रहा है ना। शीर्ष नंबर पे कौन है भाई, सिंगापुर है। जापान किस नंबर पे है, दूसरे स्थान पे है। तो ध्यान रखिएगा, जापान का रैंक क्या है, सेकंड है। सिंगापुर का रैंक क्या है बच्चों, फर्स्ट है। दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है, सिंगापुर का है। तो अब इसमें हम कुछ नहीं टिक मारते, ठीक है। अदरवाइज उस समय के लिए टिक मारते तो हम केवल एक टिक लगाते, दोनों गलत था उस समय के लिए, 2 और 3 दोनों गलत है। अभी भी अगर मान लो पहला करेक्ट कर लेंगे 2 3 दोनों गलत हो जाएगा। और ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है बच्चों, तो अलग अलग देशों का पासपोर्ट का पावर का पता लगता है कि उस पासपोर्ट को रखने वाले लोग कितने देशों में जा सकते हैं। जैसे एक पासपोर्ट बताते हैं पाकिस्तान का, सभी लोग पाकिस्तान से परिचित हो ना। किसी व्यक्ति के पास अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो 32 देशों में जा सकता है एनी टाइम, कभी भी बिना किसी वीजा के। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का रैंक होता है 96, 96 रैंक पे आता है। और हम लोगों का कितना है, हम लोग 59 देश में जा सकते हैं भारतीय। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 59 देश में जा सकते हो। और भारत का रैंक हम लोगों का है 77, 77 रैंक है। तो इसका 96 हमारा 77 है। ये 32 देशों में पाकिस्तान जा सकते हैं, 59 देशों में जा सकते हैं। हाल ही में किस देश ने मुक्त शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा का में देश का पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर दिया है। तो बच्चों श्रीलंका में जो है हिंदी भाषा पे पहला सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ हुआ है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत किस वर्ष कॉमनवेल्थ के सांसदों के अध्यक्षों की बैठक 28वें बैठक के आयोजन करेगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि 27वां बैठक हुआ था 2025 का लंदन में, याद है, क्वेश्चन नंबर 1 2 में रहा होगा। तो पूछ रहा है 28वां भारत कब करेगा, तो भारत 28वां जो है 2026 में इसका आयोजन करेगा। आगे प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस के बारे में बताइए। तो हिंदी दिवस, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को पुणे में आयोजित हुआ था क्या, नहीं। तो जो पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। पहला कहाँ पे, नागपुर में। पहला कहाँ पे हुआ है, नागपुर में। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत में 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा हुई है, बिल्कुल सही है। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ये सारी बातें क्या है, सही है। तो राइट आंसर करेंगे बोथ 2 एंड 3 बोथ करेक्ट। तो हिंदी का क्या मामला है वो सुनना। देखो हिंदी भारत की राजभाषा है, पहली जानकारी, हिंदी भारत की राजभाषा है। कहाँ लिखा हुआ बच्चों, तो आप सबने पॉलिटी में पढ़ा है, आर्टिकल 343 सब क्लाउज 1 में। दूसरा, हिंदी जो है भारत में पहला नंबर पे मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज। और विश्व में अगर देखोगे तो हिंदी को विश्व में 3rd सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भाषा है, विश्व में 3री सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो ये सारी बातें। तो अभी हम लोगों ने कितने प्रश्न को यहाँ पे किया है, टोटल कितना सवाल हो गया है, 60 प्रश्न हो गया। टोटल कितना हुआ बच्चों, 60 प्रश्न है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रहेगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। हाँ, इसके आगे कल आप लोगों को पहले रिवीजन कराएंगे। कल जो है आप लोगों को पहले रिवीजन होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
पहले रिवीजन चलेगा, ठीक है? पहले रिवीजन होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जितना भी पढ़ाया गया उतना एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको यहाँ पे ध्यान देना है। एक दो बच्चे जो है वो लिटरली गधे हो, थोड़ी सी अपनी अपनी चीज़ों को सुधार लो। पता नहीं जीवन में क्या बनने वाले हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी मानसिकता, ऐसा व्यक्तित्व है तो शायद कुछ नहीं बन पाओगे। कभी भी कोई भी शिक्षक अगर पढ़ा रहा है, मैं हूँ या दुनिया का कोई भी शिक्षक हो, आप हमेशा उसको इस बात के लिए अप्रिशिएट करो कि अगर मान लो मैं तुमको क्या करूँ, 57 नंबर क्वेश्चन में छोड़ दूँ क्या, 58 नंबर में छोड़ दूँ? भाई मैं तुम्हें पहली बार पढ़ा रहा हूँ क्या, तुम मेरी क्लास को यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता है तुम किससे पढ़ रहे हो। तो कभी भी क्लास में अगर पढ़ा रहा हो, वो बीच में आके बोल रहा है स्टॉप कर दीजिए क्लास को, छोड़ दीजिए क्लास को, बदतमीज बच्चे, ऐसे बोला जाता है शिक्षकों को। तुम क्या तुरंत अभी तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग है, मोदी जी से बातचीत होनी तुम्हारी, देखेंगे। क्लास में अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक तरीके से सुनो। कोई जरूरी काम है, मोबाइल बंद कर दो, दाहिने तरफ एक बटन होता है, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए फोन को। बात समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना अपने शिक्षकों का। कोई भी पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने दो पहले। तुमको मन नहीं है इसलिए क्लास को बंद कर दें, ये कितनी बुरी बात है बताओ तो। बाकी तुम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको छोड़ दें, उनको नहीं पढ़ाएंगे हम। हाँ, तो बाबू आप लोगों का ना, आप लोगों को मैंने एक बात बस कहा वो सुन लो। तुम्हारा करंट अफेयर्स का कोई भी चिंता तुम्हारा नहीं है, ये मेरी चिंता है। ये एसकेसी सर की चिंता है, आपकी चिंता नहीं है बच्चों। करंट अफेयर्स का, ठीक है? तो मैं आप लोगों को करा लूंगा, मुझे जितना कराना है। अगर कल क्लास बंद है तो बंद है, अब उसको हम देखेंगे, हमारी टीम से चर्चा होगी। तो अभी इस क्लास में इतना ही बच्चों। और चलिए, तो अभी इस क्लास को यहीं रहने देता हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। मिलते हैं अगली क्लास में। खूब ख्याल रखिए और चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखना है, एक सकारात्मक व्यक्तित्व रखना है। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।